हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि पहला चैप्टर जो भौतिक जगत था उसमें केवल थ्योरिकल पोर्शन था और ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं। इसलिए हमने पिछली दो वीडियो में हमने उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज हम आपके लिए नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है मापन तथा प्रतिशत त्रुटि। मापन तथा प्रतिशत त्रुटि। मापन तो आप जानते हैं, मापने को बोलते हैं, और प्रतिशत त्रुटि का मतलब ये होता है कि मापने में जो प्रतिशत त्रुटि आती है, जो त्रुटि आती है उसको प्रतिशत में बदल लीजिएगा, वही प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। मापना मतलब नापना, किसी भी चीज़ का नापना हो, चाहे किसी बर्तन के मुंह के व्यास को मापना हो, उसकी त्रिज्या को मापना हो, किसी बेलन की मोटाई नापना हो, छड़ की लंबाई का नापना हो, छड़ की मोटाई का नापना हो, कोई भी चीज़ अगर आप नाप रहे हो तो नापने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत जो त्रुटि रह जाती है, उसको अगर हम प्रतिशत में बदल लेते हैं तो उसी को हम प्रतिशत त्रुटि बोल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, आकाशीय पिंडों का आकार। आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा, आकाशीय पिंडों का आकार जैसे चंद्रमा का व्यास हम कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, और उसके लिए सूत्र भी बताना है। ठीक है, तो आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का अगर व्यास हमें मापना है तो हम कौन सी विधि से नापेंगे, कैसे नापेंगे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये हमने हेडिंग बनाया, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। तो लिखेंगे, देखेंगे, कोणीय मापे आकाशीय पिंडों के आकार मापने में बहुत उपयोगी होती हैं। जो कोणीय मापे होती हैं वो आकाशीय पिंडों के आकार को मापने में बहुत अधिक उपयोगी होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो कोणीय मापे होती हैं, और कोणीय माप की सहायता से ही हम चंद्रमा के व्यास का निर्धारण करते हैं। चंद्रमा के व्यास का निर्धारण करने के लिए पृथ्वी तल पर कोई प्रेक्षण बिंदु पी लेते हैं, यानी पृथ्वी तल पर हमने कोई प्रेक्षण बिंदु जहां से हम प्रेक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यास माप रहे हैं, उसको हमने कोई बिंदु पी ले लिया। अब यदि इस बिंदु से चंद्रमा को किसी दूरदर्शी द्वारा देखा जाए तो दूरदर्शी के भीतर चंद्रमा का प्रतिबिंब एक वृत्तीय चकती के भांति दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है भाई, चंद्रमा जो गोल होता है, तो अगर हम दूरदर्शी द्वारा देखते हैं तो देखने पर वो हमें गोल चकती की तरीके से तो दिखाई देगा। भीतर प्रतिबिंब एक वृत्तीय चकती के भांति दिखाई देता है। यदि चंद्रमा का व्यास ए बी द्वारा बिंदु पी पर आंतरिक कोण का मान थीटा हो, तब देखिए हमने ये बताया आपको, ये देख लीजिएगा आप, जरा एक चित्र के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। ये है बिंदु पी है, प्रेक्षण बिंदु है पृथ्वी पर, यहाँ पे कोई व्यक्ति दूरदर्शी से चंद्रमा को देख रहा है। ये कोई चंद्रमा है, यहाँ ए से बी तक है ना, तो ए से बी तक ही चंद्रमा का पूरा व्यास है, इस तरीके से करके। और मान लीजिएगा इस बिंदु से देखने पर आंख पर जो दर्शन कोण बनाता है वो ये थीटा कोण बना रहा है, और ये एस दूरी होगी बिंदु ए से ए तक की भी और बी तक की भी। ठीक हो गया, ए से बी तक की जो दूरी है वो डी है। तब हम एक फार्मूला लगाते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना बना रहा था, थीटा। चाप कौन सी होगी हमारे पास, ये डी है ना, और बटे त्रिज्या कितनी हो गई, ये इस पी से लेके बी तक की दूरी है, पी से लेके ए तक की दूरी है, त्रिज्या काम करेगी यानी एस। तो यहाँ से अगर हम डी निकाल लेते हैं, डी क्या है, ये चंद्रमा का व्यास ही तो था, तो अगर डी निकालेंगे तो एस की थीटा से गुणा हो जाएगी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, थीटा इंटू एस। यहाँ पे थीटा का मान और एस का मान रख करके आसानी के साथ हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, डी का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रतिध्वनि क्या है। प्रतिध्वनि क्या है, और प्रतिध्वनि विधि द्वारा अथवा परावर्तन विधि द्वारा हम कोई वस्तु किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी सूत्र बताना है। जो भी सूत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे उस सूत्र के बारे में विवरण करना है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि द्वारा दूरी को हम कैसे ज्ञात करते हैं, जरा ये देखेंगे। यानी हम कोई वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है तो प्रतिध्वनि द्वारा हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मतलब ये है, प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि गई, टकराई और टकरा कर वापस आ गई, उसी को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आवाज़ दिया, जैसे पहाड़ों पर आप जाते होंगे तो पहाड़ों पर आवाज़ लगाते हैं, तो वही आवाज़ थोड़ी देर बाद हमें रिप्लाई हो सुनाई देती है, यानी फिर से करके पुनः सुनाई देती है, उसी को हम प्रतिध्वनि बोल देते हैं। यानी एक आवाज़ का हमें 2 बार 3 बार या 4 बार 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 सुनाई देना प्रतिध्वनि के अंतर्गत आता है। तो देखिए, प्रतिध्वनि द्वारा दूर की कोई दूर स्थित वस्तु है तो वहाँ तक की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, देखिए हमने बताया, दूर स्थित पहाड़ी से सीधे परावर्तन के पश्चात आने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कि मैं बताया रहा था प्रतिध्वनि क्या होता है, इस विधि द्वारा पहाड़ी से किसी बिंदु तक की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इस विधि द्वारा पहाड़ी से किसी बिंदु तक की दूरी ज्ञात की जा सकती है। यह दूरी ज्ञात करने के लिए उस बिंदु से
उस बिंदु से बंदूक की सहायता से दूर स्थित पहाड़ी की ओर एक गोली छोड़ी जाती है। यानी पहाड़ी की ओर को, जैसे पहाड़ी है बहुत दूर है और हमें क्या करना है, प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, जिस बिंदु से हमें वो पहाड़ी तक की दूरी ज्ञात करनी है, वहां से हमने क्या करा, एक बंदूक की गोली छोड़ी। बंदूक की गोली छोड़ी जाती है जिससे उत्पन्न ध्वनि, बंदूक से ध्वनि उत्पन्न होगी और वो पहाड़ी से परावर्तन के पश्चात हमें सुनाई देगी। बिल्कुल सुनाई देगी ना भाई, हम बंदूक छोड़ेंगे, उसकी ध्वनि निकलेगी, ध्वनि जाएगी पहाड़ी से टकराएगी, टकरा करके फिर वापस हमारे पास आएगी, नहीं उसकी हमें फिर से करके ध्वनि सुनाई देगी। जितने समय में यह सुनाई देगी, इस समय को हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिएगा हमने बंदूक छोड़ी, बंदूक की गोली छोड़ी, ध्वनि उत्पन्न हुई, तो हमने तुरंत टाइम नोट कर लिया, और जब उसकी ध्वनि दोबारा से करके हमें सुनाई दी, वो वाला समय नोट कर लिया। तो इन दोनों ध्वनियों के बीच का जो समय है वो हमने नोट कर लिया। यानी ध्वनि को पहाड़ी तक जाने और पहाड़ी से वापस आने में कितना समय लगा, वो समय हमने ज्ञात कर लिया, राइट। तब चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल हमने मान ली ध्वनि की चाल b है, b चाल से ध्वनि गई थी, और दूरी कितनी हो जाएगी 2x। क्यों? क्योंकि ध्वनि गई भी है पहाड़ी तक और वहां से वापस भी आई है। तो अगर हमारे पास से पहाड़ी की दूरी x है, तो x तो गई और x फिर वापस आई टकरा करके, तो 2x ले ली जाएगी। तो जो चली दूरी हो जाएगी ध्वनि द्वारा वो 2x हो जाएगी, और मान लीजिए समय जो लगा है वो t लगा है। तो बस पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, v इंटू टी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, v इंटू टी ऑब्लिक 2। x क्या थी, जहाँ हम खड़े थे वहां से पहाड़ी तक की दूरी थी, ठीक है। तो दूरी बड़ी आसानी के साथ ज्ञात की जा सकती है, बशर्ते ध्वनि की चाल b का मान डाल दीजिए और जो समय हमने ज्ञात किया था वो डाल दीजिए, गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर x बिंदु पे पहाड़ी के बीच की दूरी है, जैसा कि मैंने बताया x जो है वो दूरी है, कौन सी दूरी है, हमारे पास से पहाड़ी तक की दूरी है। तो हम इस आधार पर बड़ी आसानी के साथ अपने पास से या किसी भी बिंदु से कोई दूर स्थित वस्तु की दूरी बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से, जो फार्मूला होता है x बराबर v इंटू टी ऑब्लिक 2। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में केवल इतना था, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।